हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि साइंस की क्लास हमारी लगातार शुरू हो चुकी है और ये समाप्त होने वाली भी है, क्योंकि हम 15 क्लासों को रखेंगे। हमने आपसे पहले ही बोला था, पहले दिन ही बताया था कि साइंस की हम 15 क्लासों को रखेंगे, बट हमारी ये 14 क्लास है। इसके बाद हमारी अंतिम क्लास होगी 15 क्लास, और हम टोटल 20-20 प्रश्नों की श्रृंखला करके कम से कम आपके 300 प्रश्न पढ़ चुके हैं। और अगर डिटेल एनालिसिस की बात करें तो कम से कम 1500 प्लस प्रश्न हम उसमें एनालिसिस के अंतर्गत देखे हैं। अगर आप कंप्लीट क्लासों को देखते हैं, 15 क्लासों को आप कंप्लीट देखेंगे तो आपका ये बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। एक बेहतरीन सेशन आपका हो जा सकता है। साइंस के अकॉर्डिंग जो 10 से 12 प्रश्न पूछे आते हैं। तो आज की क्लास नंबर 14 है, जिसके बाद हम एक क्लास और करेंगे। उसके बाद हम न्यू क्लास को पढ़ेंगे। क्या रहता है, उत्तर प्रदेश को भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश आपके यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, और उस पे लोगों ने बहुत सारा वॉच भी किया है। तो कृपया करके आप भी उस पे जाएं प्ले लिस्ट पे, और आरओ की प्ले लिस्ट को सर्च कर लें, और वहां से आपको टोटल आरओ की तैयारी आपकी हो जाएगी। कंप्लीट तैयारी है, ठीक है। अब देखिएगा अगले प्रश्न पे। हम साइंस के बारे में चर्चा कर चुके हैं, हर क्लास में हमने चर्चा की है। यहाँ पर सीधे प्रश्नों की भांति आगे आते हैं और चलते हैं। देखिएगा प्रीवियस ईयर में पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ठीक है। लेकिन हमें तो डिटेल एनालिसिस से इसका फायदा मिलने वाला है। तो कितना फायदा मिलने वाला है डिटेल एनालिसिस से, ये तो अभी हम इस प्रश्नों को पढ़ने के बाद ही देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह अयस्क विद्यमान होता है? तो लौह अयस्क किस प्राकृतिक पदार्थ में विद्यमान होता है? ठीक है, क्लोरोफिल, कैलोजन, कैरोटीन। कैरोटीन किस में होता है? गाजर में होता है। गाजर में आपके कैरोटीन होगा। कैरोटीन के बाद अगर बात करेंगे तो देखिएगा नाखून में आपके अल्फा कैरोटीन होता है। उसके बाद अगर बाल बात करेंगे तो बाल में भी क्या होता है? अल्फा कैरोटीन होता है, क्योंकि जहां पर रक्त का संचरण नहीं होता। लेकिन गाजर क्या है? गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन। मायोग्लोबिन में क्या होता है? इसमें आपका क्या होता है? ठीक है, प्राकृतिक तत्व में क्या होगा? लौह होगा। आपके प्राकृतिक एलिमेंट्स में क्या होगा? यहाँ पर लौह होगा। और लौह होगा तो लौह किस में होता है? यानी कि अगर हम बात करें मायोग्लोबिन जो आपके संबंधित है, वो किससे संबंधित है? हीमोग्लोबिन का एक पार्ट है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का एक पार्ट है मायोग्लोबिन, जिसमें आयरन जैसी धातु होती है, हिम प्लस ग्लोबिन धातु होती है। तो रक्त का ही तो पार्ट है। अगर रक्त का पार्ट है तो हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन का परिवहन करना, में ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये आपके हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या हुआ? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य आपका होता है। और जो मायोग्लोबिन होता है, इसी में आयरन जैसे विद्यमान होती है। आयरन के परमाणु क्रमांक की बात करेंगे तो 26 क्या है? आयरन का परमाणु क्रमांक है आपके, ठीक है। तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना आपके हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन अगर मान लीजिएगा शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, और रक्त में हीमोग्लोबिन ना होता, रक्त का रंग कैसा? हमारे रक्त का रंग हमारा रेड है, यानी कि लाल है। बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, रक्त का रंग कैसा है? लाल है। लेकिन अगर यहां पर पूछे कि अगर रक्त में हीमोग्लोबिन ना होता तो रक्त का रंग कैसा होता? रक्त में हीमोग्लोबिन ना होता तो रक्त का रंग कैसा होता? चमकीला होता, अजय गोल्डन होता। अगर रक्त में हीमोग्लोबिन ना होता तो रक्त का रंग कैसा होता? चमकीला होता रक्त का रंग, ठीक है। तो रक्त का रंग क्या होता है? चमकीला होता है। हीमोग्लोबिन में हिम प्लस ग्लोबिन होता है। हिम मतलब क्या होता है? आपका लोहा, यानी कि लौह धातु होती है, उसी का एक पार्ट है मायोग्लोबिन, ठीक है। रक्त की अगर बात करेंगे तो देखिए रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त एक क्या है? संयोजी ऊतक है। और रक्त की खोज किसने की थी? तो आपको पता ही है रक्त की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त की खोज की थी। तो रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। ए बी ओ और ए बी आपके रक्त समूह होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपके अगर बात करें, देखिएगा हीमोग्लोबिन, आप कभी जांच कराते हो, लैब में जाते हो, आप जांच कराते हो, तो आपका अलग अलग हीमोग्लोबिन होता है। जैसे अगर बात करें पुरुषों में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है,
वो होते आपकी 13.5 से लेके 17.5 तक होती है। भाई महिलाओं में अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा देखें तो आपकी 12 से लेके 15 आपकी होती है, ठीक है, 12 से लेके 15 होती है हीमोग्लोबिन की मात्रा। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन है। और ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे कि ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन है, तो जोसेफ प्रेस्टले। जोसेफ प्रेस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। परमाणु क्रमांक की बात करेंगे तो 8 किसका होता है? परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 क्या होता है? परमाणु क्रमांक। क्लोरोफिल की बात करेंगे तो देखिएगा पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? ठीक है, हरा रंग होता है किसके कारण होता है? आपके क्लोरोफिल के कारण होता है। हरित लवक के कारण आपके पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित होता है। तो कह रहा पृथ्वी की क्रस्ट में कितने प्रतिशत कार्बन मौजूद है? अगर पृथ्वी के क्रस्ट की अगर बात करेंगे तो देखिएगा पृथ्वी की सबसे जो निचली परत है उसे हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल आता है? क्षोभ मंडल के बाद आपका समताप मंडल आता है। तो पृथ्वी की सबसे निचली परत जो होती है उसे हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। और समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर आपका बोलते हैं, ठीक है। तो पहले अगर पृथ्वी की निचली परत की बात करेंगे, यानी कि पृथ्वी की सबसे निचली परत है, निचली परत, ठीक है, निचली परत है। यहीं पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? सबसे ज्यादा आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है। पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या होगी? ऑक्सीजन होगी, 46.6%। उसके बाद आपकी एल्यूमिनियम, सॉरी, इसके बाद आपकी सिलिकॉन होगी। सिलिकॉन आपकी 28%, 26 से 28% होगी। उसके बाद अगर बात करेंगे तो एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद बात करेंगे तो लौह यानी कि आयरन, लोहा या कह सकते हैं आयरन। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि कैल्शियम आपका होता है, ठीक है। ये आपकी गैसें होती हैं। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया था? ऑक्सीजन पाई जाती है पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा। लेकिन यहाँ पर कार्बन पूछा गया तो कार्बन का प्रतिशत कितना है? 0.18% क्या है हमारा? कार्बन है, ठीक है। 1% क्या है? कार्बन है। लेकिन अगर बात करेंगे एल्यूमिनियम कितनी है, तो हम कह सकते हैं 8.1% क्या है? एल्यूमिनियम है। आयरन कितना है? तो आयरन आपके 5% है। और कैल्शियम की बात करेंगे तो आपका 3.63% है, ठीक है। बट प्रतिशत की हमें सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है, सबकी जरूरत नहीं है प्रतिशत की, ठीक है। आप यहां से देख लीजिएगा। ये देखिएगा पृथ्वी के क्रस्ट की बात की जा रही है, यानी पृथ्वी के क्रस्ट की बात की जा रही है। समताप मंडल की बात अगर करेंगे तो समताप मंडल में आपकी क्या होती है? पराबैंगनी किरणें जो आती हैं, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें। तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, उन्हें कौन सा मंडल अवशोषित करता है? उन्हें जो परत अवशोषित, यानी कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, मान लीजिएगा ये सूर्य है और ये दो गैसों का मिश्रण है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम। यानी कि सूर्य के प्रकाश में दो गैसें होती हैं, एक तो हाइड्रोजन होती है, दूसरी क्या होती है? आपकी हीलियम होती है। 75% हाइड्रोजन होती है और 25% आपकी क्या होती है? हीलियम होती है। तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, ये देखिएगा सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो हैं वो क्या करती हैं, ठीक है, उन्हें एक परत आपकी आती है ओजोन परत। ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। वह ओजोन परत जो होती है वो किस मंडल में पाई जाती है? तो वो आपके 98% भाग को अवशोषित कर लेती है और वह परत जो है वो आपके समताप मंडल में पाई जाती है। तो प्रश्न बनते हैं कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कौन करती है? तो ओजोन परत अवशोषित कर लेती है, ठीक है। तो पृथ्वी के क्रस्ट की बात होगी, समताप मंडल की बात होगी। तो समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटना नहीं होती, यानी कि मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है। आपके मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है आपका समताप मंडल। तो मौसमी घटना तो होती नहीं है समताप मंडल में। तो मौसमी घटना आखिर होती कहाँ है? तो मौसमी घटना की अगर बात करेंगे तो मौसमी घटना होती कहाँ है? तो मौसमी घटना होती है आपके क्षोभ मंडल में। वर्षा, बाढ़ कहाँ आती है? क्षोभ मंडल में। मौसमी घटनाओं से युक्त मंडल
क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल को कहते हैं। जहां पर वर्षा होती है, पानी होती है, सब घटनाएं कहाँ होती हैं, आपकी क्षोभ मंडल में होती है। राइट, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, और भी अगर हम इसमें बढ़ाए तो कह सकते हैं सूर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेलियोसिस्मोलॉजी सूर्य के अध्ययन को कहते हैं। सूर्य क्या है, एक प्रतिदीप्ति है। ठीक है, सूर्य क्या है, एक प्रतिदीप्ति है। एक सीरियल आप लोग याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा, अब अगर बात करें, ये तो पृथ्वी के क्रस्ट की बात थी, लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। ठीक है, अगर उसकी बात करेंगे तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा आपके नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आपके पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, या हम इसको वातावरण भी बोल सकते हैं। वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। राइट, अगर हम इसके बाद अगर बात करेंगे, ठीक है, मान लीजिएगा हमने बात करी कि अब ब्रह्मांड में, ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन। ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, और अगर पृथ्वी के क्रस्ट की बात करेंगे तो सबसे अधिक मात्रा में आपके ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। तो इस तरह इसका जो आंसर हुआ, पृथ्वी के क्रस्ट में जो कार्बन का प्रतिशत है वो क्या है, आपके 1.8% है। कार्बन की अगर बात करेंगे तो देखिएगा, कार्बन, कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, एक होता है हीरा, दूसरा होता है आपका ग्रेफाइट। कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, एक तो होता है ग्रेफाइट और दूसरा आपका हीरा होता है। ठीक है, हीरे का चमकना किसके कारण होता है, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो हीरे का चमकना जो होता है वो किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा क्या है, चमकता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है, नाप के रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है, पेंसिल के लीड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कार्बन के दोनों क्या हैं, तो कार्बन के दोनों ये अपर रूप है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में क्षारीय है, कौन प्रकृति में क्षारीय है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय है। चलिए क्षारीय की बात कर लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या कह सकते हैं कॉपर ऑक्साइड। अगर मैं बात करूंगा कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ठोस शुष्क बर्फ कहते हैं, ठोस शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, यानी कि फार्मूला की बात करेंगे तो CO2। अब देखिएगा, अगर क्षारीय की बात करेंगे तो ऑक्साइड बनाते हैं, क्या है, ऑक्साइड बनाते हैं। देखिएगा सबके सब क्या ऑक्साइड है। तो धातुएं जब किसके साथ क्रिया करती हैं, वायु के साथ, या कह सकते हैं हवा के साथ। तो क्या कराती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं, और अधातुएं भी वायु के साथ क्रिया करती हैं तो अधातुएं ऑक्साइड बनाती हैं। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है। तो सल्फर डाइऑक्साइड तो बनेगा नहीं। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि तांबा। अगला प्रश्न, भारत नहीं, पहला मानव निर्मित बहुलक कौन सा है, तो पहला मानव निर्मित बहुलक कौन सा है आपके, रेयॉन है, नॉयलॉन है, बेकेलाइट है, या रेशम है। कौन सा है आपके, बेकेलाइट है। कब बना था, 1907 में बना था। ठीक है, कौन सा बना था, 1907 में बना था। पहला मानव निर्मित जो बहुलक है वो क्या है आपका, बेकेलाइट है। 1907 में ये बना था। ठीक है, कह रहे हैं कि चुंबकीय प्रेरण की एसआई इकाई क्या है, यानी कि एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम क्या है। इंटरनेशनल सिस्टम बहुत होते हैं हमारे, हाँ, सिस्टम इंटरनेशनल नहीं होगा, इसकी फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, आईएस पद्धति जो है वो आपके एमकेएस पद्धति का ही रूप है। एमकेएस पद्धति और आईएस पद्धति को एक ही नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो आईएस पद्धति और एमकेएस पद्धति, टेस्ला की बात करेंगे तो टेस्ला जो है चुंबकीय प्रेरण का ही मात्रक है। फैराडे की बात करेंगे तो विद्युत क्षमता का मात्रक है, विद्युत क्षमता का मात्रक है।
अगर पास्कल की बात करेंगे तो दबाव का मात्रक है। स्टेरेडियन की बात करेंगे तो घनकोण का मात्रक है। ठीक है, घनकोण का मात्रक है। तो इस प्रकार और भी आपके ऐसे ही मात्रक होते हैं। जैसे अगर बात करें बल, बल का ऐसा ही मात्रक क्या हुआ, न्यूटन। तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। ठीक है, ऐसे भी आपके कई सारे मात्रक आपके होते हैं। इंपॉर्टेंट है बल, आपके पेपर में भी आ सकता है। कैसी राशि है, तो कह सकते हैं सदिश राशि है। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, कि क्या 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 होता है, सदिश राशियां अदिश राशियां क्या होती हैं। ये देखिएगा, अच्छा प्रश्न है और आपके पेपर में प्रीवियस ईयर ही पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, अर्धचालकों की चालकता किस पर निर्भर करती है। ठीक है, विद्युत धारा नियंत्रण इलेक्ट्रोड पर प्रयुक्त होता है। इंफ्रारेड द्वारा विकिरण की तीव्रता, वोल्टेज नियंत्रण इलेक्ट्रोड पर प्रयोग होता है। नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही कथन आपको बताना है, कौन सा कथन इसमें से सही है। अगर अर्धचालक की बात करेंगे तो देखिएगा, जैसे आपकी जर्मेनियम हो गया, ये क्या आपके अर्धचालक है। जर्मेनियम के बाद अगर हम बात करेंगे सिलिकॉन, ये क्या आपके अर्धचालक है। ठीक है, उसके बाद आपके और भी अर्धचालक होते हैं, जैसे कैडमियम, कैडमियम सल्फाइड, ये भी आपके अर्धचालक हैं। और अगर बात करेंगे तो आपके अर्धचालक की बात करेंगे, देखिए गैलीनियम, गैलीनियम आर्सेनाइड। अब प्रश्न आपके ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में कि अगर आपके निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। आप सिर्फ दो ही अर्धचालक को जानते होंगे, जर्मेनियम और सिलिकॉन को, लेकिन उसके अलावा भी आपके अर्धचालक होते हैं दो और। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। और ऐसे प्रश्न सबसे ज्यादा बनते हैं। विद्युत धारा नियंत्रण इलेक्ट्रोड में प्रयोग होता है, तो बिल्कुल होता है। इंफ्रारेड विकिरण की तीव्रता को मापता है, ठीक है। वोल्टेज नियंत्रण इलेक्ट्रोड में प्रयोग होता है, ये भी ठीक है। लेकिन नीचे दिए गए तीनों के तीनों कथन सही है आपके। ठीक है, अब अगर बात करें कि आपके अगर अर्धचालक हुए आपके और आपके चालक हुए, ठीक है, और आपके चालक हुए, मैं आपको प्रश्न पढ़ा चुका हूं, अगर आपको याद होगी। अगर ताप बढ़ेगा, ताप प्लस करेगा, ताप प्लस करेगा, तो अर्धचालकों की चालकता क्या होती है, बढ़ती है घटती है। तो अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। लेकिन अगर चालकों में ताप बढ़ेगा तो उसकी चालकता क्या होगी, घटेगी। यानी कह सकते हैं कि अर्धचालकों में ताप बढ़ने पर उसकी चालकता बढ़ती है। लेकिन अगर अर्धचालकों में ताप को कम किया जाए या ताप बढ़ने पर उसकी चालकता क्या होती है, घटती है। याद रखिएगा, क्या होता है, घटती है। ठीक है, किसी की क्या होती है, बढ़ती है घटती है। यानी किसकी बढ़ती है, अर्धचालकों की ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है, चालकों की ताप बढ़ने पर चालकता क्या होती है, घटती है। ठीक है, अर्धचालक यही, और आपके ऊपर वाले सब क्या हैं, ये आपके अर्धचालक हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और ऐसे प्रश्न सबसे ज्यादा मजबूती से प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशमक यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण, या सोडियम सोडा, बेकिंग सोडा, या सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की अगर बात करेंगे तो क्या होता है आपके, NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हम बोल सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोल सकते हैं, सोडियम वाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। अगर इसके फार्मूले की बात करें तो NaOH, CO3। बेकिंग सोडा क्या होता है, एक खाने का सोडा होता है। क्या होता है, खाने का सोडा होता है। ठीक है, खाने का सोडा होता है आपके बेकिंग सोडा। धोने का सोडा जो होता है इसे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट।
ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3, ये धोने का सोडा आपके होता है। भ्रंजक जोड़ की बात करेंगे, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बोलते हैं भ्रंजक जोड़ को। क्या होता है फार्मूला, COCl2। ठीक है, ये आपके भ्रंजक जोड़ होता है। अग्निशमन के यंत्र के रूप में किस गैस का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। किसका प्रयोग करते हैं, तो बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबके बारे में आपको बता दिया। और ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि इनका रासायनिक नाम क्या है। वाटसन क्रिक मॉडल द्वारा निम्नलिखित में से डीएनए मॉडल का वर्णन किया गया। वाटसन व क्रिक ने, यानी कि पूरा नाम इनका क्या था, जेम्स वाटसन, जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक, इसीलिए इसे वाटसन क्रिक मॉडल भी कहते हैं और डबल हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं। वाटसन क्रिक मॉडल द्वारा निम्नलिखित में से किस डीएनए का मॉडल का विवरण दिया गया। कौन सा डीएनए है, देखिए AZB है ना, और आपका क्लोरोप्लक्स डीएनए। तो कौन सा डीएनए है आपके, इन्होंने ये मॉडल दिया था 1953 में, और उसके बाद इन्हें 1962 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पे नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, यहाँ पे नोबेल पुरस्कार मिला। और वाटसन व क्रिक ने दिया था, कौन सा मॉडल दिया था, BDNA। ठीक है, BDNA दिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा और आप गलत ना करिएगा। डीएनए तो सबको पता है कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का, लेकिन कौन सा दिया था, तो BDNA दिया था। डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक अम्ल इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, कौन सा दिया था, BDNA दिया था, राइट। तो कौन सा डीएनए दिया था, BDNA दिया था। ठीक है, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल हो जाती है, तो कमरे के ताप पर धातु, यानी कि धातु की बात करेंगे तो आपकी कौन सी धातु होगी। ठीक है, धातु की बात करेंगे तो क्या होगी आपकी पारा, और अगर अधातु की बात करेंगे तो क्या होगी आपकी ब्रोमीन। अधातु में ब्रोमीन आपकी आएगी। ठीक है, और पारा आपकी धातु में आएगी, ब्रोमीन आपकी अधातु में आती है। अगर यहाँ पर अधातु पूछा है तो ब्रोमीन कौन सी ठोस अवस्था में रहती है, तो आपकी सीसा जो है कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहती है। टिन है आपके कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहती है। ठीक है, अगर धातु पूछा गया तो पारा इसका आंसर होगा, मरकरी आंसर होगा। अगर अधातु पूछा जाता तो इसका आंसर क्या होता, ब्रोमीन होता। तो आप दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्या होगा, ठीक है, ब्रोमीन होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कथनों पर विचार करना, टेफ्लॉन और डेक्रॉन बहुलक हैं, बिल्कुल ठीक है। नियोन संश्लेषित रबड़ है, ये भी ठीक है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ये तो बिल्कुल भी ठीक है। प्राकृतिक रबड़ क्लोरोप्रिन है, नहीं, क्या है प्राकृतिक रबड़, आइसोप्रिन, प्रिन है, आइसोप्रिन है, क्लोरो नहीं है आपके, यानी कि ये तो गलत हो गया। 1 2 3 1 2 3, यानी कि राइट आंसर क्या हुआ हमारा, 1 2 3 इसका एकदम राइट आंसर हुआ। 1 2 3 1 2 3 है ना। इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा इन प्रश्नों को। लंबे समय कठोर शरीर कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव के कारण क्या है। देखिएगा, आपको इस प्रश्न को समझाते हैं और आप ये गलती कभी भी ना करिएगा। जैसे मान लीजिएगा कोई व्यक्ति आपके खेत वगैरह से आ रहा है, या कहीं से आप दूर से चल के आ रहे हो और आप पैरों में चप्पलें पहने हुए हो, स्लीपर पहने हुए हो, तो आप क्या करो, आओगे, आपको गर्मी लग रही हो, गर्मी का मौसम है, और वहां पर आप जाके नल से सीधे सीधे पैर हम धो लेते हैं। जब वो पैर धो लेते हैं तो हमें थकान का अनुभव जो होता है उस टाइम के लिए तो हमारा समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो जिंदगी भर के लिए जो हो जाता है उसका जमाव हो जाता है। किसका, जब हम लगातार काम करके आते हैं तो हमारे शरीर का टेम्परेचर, हमारे पैरों का टेम्परेचर बहुत अधिक मात्रा में होता है। जब बहुत अधिक मात्रा में वो होता है तो ठंडा पानी जब मिलेगा तो वो ठंडा जाएगा, लेकिन शरीर में बाद में परेशानी होती है। तो उसमें लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। किसका, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। तो मांसपेशियों हमारे क्या होता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है।
इसीलिए आप लोग इनसे बचिएगा। कुछ टाइम के बाद पैर धुलिएगा, कुछ टाइम के बाद नहाइएगा, तुरंत नहीं नहाइएगा, है ना। किसका जमाव हो जाता है? लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, यानी कि संचय हो जाता है किसका? लैक्टिक एसिड का। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड देखिएगा, दूध, दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अब दूध से दही बन रहा है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया कहलाती है किण्वन। किण्वन प्रक्रिया दूध से दही बनने की कहला रही है। ठीक है, तो दूध से दही, लेकिन दूध से दही किसके कारण बनता है? जीवाणु के कारण बनता है। और दूध से दही के बनने की प्रक्रिया कैसी है? केमिकल रिएक्शन है, एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा? केमिकल रिएक्शन है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है दूध से दही बनने की प्रक्रिया। ठीक है, तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया कैसी है? रासायनिक परिवर्तन है। और दूध से दही बनना किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के। शरीर के तरल पदार्थों में ऑक्सीजन की कमी को के रूप में जाना जाता है। ऑक्सीजन की कमी को किस रूप में जाना जाता है? हाइपरनोमिया, एनेक्सिमिया, अनॉक्सिया या हाइपोरेक्सिया। यदि शरीर के तरल पदार्थों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो के रूप में जाना जाता है। वेरी वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको इग्नोर नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो आपको पता करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। ट्राइनाइट्रोटोलाइन ये तो विस्फोटक है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन ये भी विस्फोटक है, साइक्लो ट्राइमेथिलीन, जितने भी ट्राई करके हैं सब आपके हैं, आपके नाइट्रो नहीं है, निश्चेतक के रूप में कार्य करता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। जितना भी ट्राई करके है वो सब आपके विस्फोटक पदार्थ है। ये बिल्कुल ट्रिक है छोटी सी जो आप याद रखिएगा, जितना ट्राई करके है वो सब क्या आपका विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। विस्फोटक यानी कि विस्फोट कर रहे हैं, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणवत्ता प्रचल के रूप में प्रयोग होती है? यानी कि सीटेन एक आपकी होती है सीटेन जो गुणवत्ता बताती है, जितनी अधिक सीटेन संख्या होगी वह ईंधन उतना ही अच्छा होगा। एक होती है ऑक्टेन संख्या। अगर मैं आपसे यहाँ पे ऑक्टेन संख्या पूछता और आपने पढ़ा होता कि ऑक्टेन संख्या गैसोलीन की गुणवत्ता बताती है, तो भाई क्या है ऐसा जो गैसोलीन की गुणवत्ता जो बता तो रही है, लेकिन सीटेन संख्या जो है वो किसकी गुणवत्ता बताती है? वो आपकी डीजल की गुणवत्ता बता रही है। और जो ऑक्टेन संख्या है वो किसकी गुणवत्ता बताती है? वो आपके, ठीक है, पेट्रोल की गुणवत्ता बता रही है। पेट्रोल की अगर बात करेंगे तो गैसोलीन क्या होता है? आपकी गैसोलीन होता है। ठीक, याद रखिएगा इस बात को, तो क्या होगा? गैसोलीन होगा। ठीक है, क्या होगा? आपके गैसोलीन। तो गैसोलीन हम पेट्रोल को बोलते हैं, लेकिन आंसर इसका क्या होगा? आपके डीजल। यानी कि ऑक्टेन संख्या जो होगी वो गैसोलीन के लिए होगी और सीटेन संख्या जो होगी वो आपकी डीजल के लिए होगी। ठीक है, किसकी जितनी अधिक सीटेन संख्या होगी ईंधन उतना ही आपका क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है, तो जितनी अधिक सीटेन संख्या होगी ईंधन उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में उपयोग किया जाता है? साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? साइट्रिक एसिड जैसे आपका नींबू हो गया, नींबू, संतरा, नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया आपका, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, मिर्च आपकी हो गई, लेकिन लाल मिर्च हो गई आपकी, इसमें सब में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। सोडियम बेंजोएट किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिए किसका प्रयोग करेंगे? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, सीधे सीधे बलनाहन प्रश्न है, बहुत ही सरल हैं, सीधे सीधे एक लाइन में इनकी बात करेंगे। प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण परिरक्षण में मदद करता है, तो प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा, ज्यादा आपके लिए डिटेल इसमें नहीं आएगी। जीवाणुओं को मारकर, गलत है। जैविक रासायनिक अपक्रियाओं की दर को कम करके, एंजाइम क्रिया को नष्ट करके, ये भी गलत है। खाद्य पदार्थों में बर्फ की परत से ढककर नहीं। ठीक है, क्या करता है? जैविक रासायनिक अपक्रियाओं में दर को कम करके ये प्रस्तुत करता है। ठीक है, प्रशीतन। ठीक, इसे बलनाना प्रश्न है आपके लिए। ऊष्मा से खाद्य पदार्थों में रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिएगा, ऊष्मा से खाद्य पदार्थों में
रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों की मारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप डायरेक्टली याद रखिएगा, पैस्चराइजेशन आपकी कहलाती है, पैस्चराइजेशन आपकी कहलाती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। यदि कोई व्यक्ति शरीर की कोशिकाओं में इंसुलिन की क्रिया के प्रति प्रतिरोध विकसित करता है तो इसे क्या कहा जाता है? इंसुलिन की अगर बात करेंगे, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन्स है। अब मान लीजिएगा इंसुलिन जो है वो शरीर में कम हो जाता है, लेकिन इंसुलिन शरीर में कमी हो जाती है, इंसुलिन की शरीर में कमी हो गई तो हमें क्या हुआ? डायबिटीज हो जाता है। इंसुलिन की शरीर में अगर कमी हो जाती है तो हमें डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं क्या हो जाता है? आपका मधुमेह हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा मधुमेह होगा? ये भी है, टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। तो इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन्स है। और इंसुलिन की खोज किसने करी? तो बेटिंग व बेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज की थी बेटिंग व बेस्ट ने। ठीक है, बेटिंग व बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। और इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। यदि कोई व्यक्ति शरीर की कोशिकाओं में इंसुलिन की क्रिया के प्रति प्रतिरोध विकसित करता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे टाइप 2 इंसुलिन कहते हैं। और कोशिकाओं की बात करेंगे तो भाई रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिकाओं की खोज की थी। हमारे शरीर में कोशिकाएं क्या है? असंख्य कोशिकाएं हमारे शरीर में, असंख्य असंख्य कोशिकाएं हैं। ठीक है, असंख्य कोशिका है हमारे शरीर में। मकड़ी का जाल निम्नलिखित में से किससे बना होता है? छोटा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। मकड़ियों का जाल किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर से बिल्कुल नहीं, बसा हुआ लिपिड से नहीं, पॉलीसैकेराइड से नहीं। किससे बना होता है? आपके जो 3D मूवी देखने के लिए लेंस प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं हम। और जो प्रोटीन होता है उससे मकड़ी का जाल बना होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, छोटा है लेकिन देखने में छोटा है, लेकिन आंसर और पेपर में बहुत पूछा जाता है। सभी लड़कों में समान संरचना होती है क्योंकि वे कर सकते हैं। वे क्या कर सकते हैं? स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन का संचय एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदलना, कुछ कार्य करना। ये कौन सा विकल्प हुआ है? एक साथ मौजूद रहना, ये कौन सा? या तो ऊपर वाला सही होगा, नीचे वाला सही होगा। फिर से पढ़िएगा, सभी लड़कों में समान संरचना होती है क्योंकि वे एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल सकते हैं। एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल सकते हैं, यही राइट आंसर है। ये बल्लाहनर प्रश्न थे इसलिए जल्दी जल्दी हमने समेट दिए यहाँ पर। ठीक है, क्लास आपकी एंड हो चुकी है। 14 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 14 इंटू मल्टीप्लाई 280 क्वेश्चन कर चुके हैं। कल 20 क्वेश्चन और कर देंगे, यानी कि ओवरऑल हम क्वेश्चनों को 300 क्वेश्चनों को समाहित कर लेंगे अपने जीवन काल में। आने वाले टाइम पे अगर आपने नोट्स बनाए होंगे, नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करा होगा, तो उम्मीद है मुझे कि आने वाले टाइम पर आप लोगों को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जो हमारी साइंस की अंतिम वीडियो रहेगी। ठीक है, क्लास नंबर 15 में। उसके बाद में हम संविधान की शुरुआत करेंगे। बहुत डिमांड आ रही है कि सर संविधान को पढ़ा दीजिएगा, तो संविधान बहुत ही जल्द आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा हमारा क्लास का। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।